गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग साग की दो विभिन्न स्थितियों को पढ़े थे, जो त्योहार का मौसम और सपना की समस्या को वर्णन किया गया था। उस पिछले क्लास में हम 8 क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए दिए थे। आशा करते वो 8 क्वेश्चन आंसर सबसे बन गया होगा, और जिससे वो 8 में क्वेश्चन आंसर नहीं बना होगा वो सर को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करे कि ये क्वेश्चन आंसर नहीं बना है। पिछली क्लास में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और आज पढ़ेंगे ऋण की शर्तें। आइए देखते हैं आज ऋण की शर्तें में क्या है। हर ऋण समझौते इसे ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जैसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करते हैं। इसके अलावा उधारता और कोई समर्थक ऋण निर्धारक गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। और ऋण का शर्त क्या होता है? अब किसी से हम ऋण लेते हैं तो क्या शर्त होता है? अब हमने किसी ऋण का समझौता किया, ऋण लेने का बात की, हम तुमसे ऋण ले रहे तो ले रहे, तो एक होता है कि क्या शर्त रखते हैं कि आप ये गिरवी पर रखिए और तो हम आपको इतना ऋण दे रहे हैं, उस पर गिरवी रखा जाता है। और उसका मूल रकम अदा करना पड़ता है। उसका मतलब उसका मूल भी अदा करना पड़ता है, कुछ ब्याज भी देना पड़ता है। जितना लेते हैं उससे का कुछ पैसा और ज्यादा भी देते हैं। समर्थक ऋण आधार ऐसे संपत्ति है जिसके मालिक कर्जदार है, जैसे एक भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक की पूंजी, और इसका इस्तेमाल उस उधारकर्ता को गारंटी के रूप में करता है। जैसे बोल के कुछ प्रूफ में रख दिया जाता है, तो प्रूफ में जैसे क्या रख देते हैं, भूमि रख देते हैं, जमीन रख दी है, इमारत रख दी है, गाड़ी, पशु, बैंक की पूंजी, मतलब बैंक में जो पूंजी, वही सब रख के हम लोग और ऋण ले लेते हैं। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है, यदि कर्जदार वापस नहीं कर पाते तो उधारदाता को भुगतान प्राप्त के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे एक जमीन, बैंक में जमा पूंजी, पशु इत्यादि इस समर्थक ऋणाधार के एक आम उदाहरण है, जिनका उपभोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। और क्या बोला गया कि जैसे कि हम ऋण ले लिया और ऋण लेने के बाद हमको उस ऋण को हम चुका नहीं पाए, जो हम रखे थे उसके सूद पर कि हम ऋण ले रहे हैं, इसको हम प्रूफ रखे हैं, तो हम ऋण नहीं देने के बाद वो कर्जदार क्या करता है, साहूकार उस प्रूफ को वो बेचकर वो ऋण ले वापस अपना वसूल कर सकता है, जब ऋण टाइम पे नहीं पहुंचाने के बाद। ब्याज दर समर्थक ऋणाधार आवश्यक कागजदार और भुगतान के तरीके को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। और ब्याज दर समर्थक ऋणाधार आवश्यक कागज ऐसे संपत्ति को क्या कहा जाता है, तो ऋण की शर्तें कहा जाता है। इसी को ही ऋण का शर्त कहते हैं। ऋण की शर्तें में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाते हैं। कर्ज की शर्त उधारकर्ता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्था में ऋण की शर्तें अलग अलग है। और अगले जो बोला गया कि अगले जो पिछले खंड में क्या है, पिछले खंड में और ऐसा ही शर्त दिया हुआ है जिसको पढ़ने के बाद अच्छा समझ में आएगा और कि ऋण का शर्त क्या होता है। और यहाँ पे फिर 3 क्वेश्चन आंसर दिया गया है, इसको भी बनाइएगा। और यहाँ पे कुछ चुटकुला टाइप का दिया हुआ है, कुछ कहानी टाइप का ये दिया हुआ है स्टोरी, इसको आप खुद से पढ़िएगा और खुद से पढ़ने के बाद यहाँ क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर को बनाने की कोशिश कीजिए। पक्का है कि इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। और इसमें कुछ ऐसा बात नहीं लिखा हुआ है, खुद से पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। बहुत अच्छा लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। और समझ में नहीं आने के बाद सर को बोलिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर समझा दिएंगे। सर को व्हाट्सएप के थ्रू बोलिएगा। और फिर उसके बाद का टॉपिक हमारा है भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। हमारे ऊपर उदाहरणता की में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार
के ऋण को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण। अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न स्तरों पे दो भाग में ऋण होता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। और औपचारिक ऋण किसको क्या हो गया? औपचारिक ऋण जो सरकार द्वारा है, जैसे बैंक से लोन, जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो क्या वो हमको 8% पे दे रहा है, पर 8% क्या है तो मैं साल पर ले रहा है। और अनौपचारिक क्या होता है कि हम लोग खुद जैसे कोई दोस्ती यारी या बैंक से ले लेते, बैंक को छोड़ सॉरी दोस्ती यार कोई साहूकार उन लोग से लेते हैं, जो क्या तो हम लोग मंथली पे ऋण देते हैं 2% पे दे रहे हैं, उसको बोला जाता है अनौपचारिक। पहले वर्ग में हमें बैंकों और सरकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उदाहरणता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। यहाँ भी बोला गया कि क्या यहाँ बोला गया कि पहले वर्ग में बैंक और सरकारी समिति के लिए कर्ज आते हैं। क्या औपचारिक में क्या बोला गया? यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि बैंक के सरकारी संपत्तियां आते हैं। और औपचारिक में क्या बोला गया कि साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्ती इत्यादि आते हैं। आरेख वन में आप भारत के ग्रामीण परिवार के लिए ऋण के विभिन्न स्तरों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से? और हम लोग आरेख 1 में देख सकते हैं कि अधिक ऋण कहाँ से आता है। अधिक मतलब अधिक ज्यादा सब कर्ज कहाँ से ले रहे हैं तो लेते हैं। ये आरेख 1 में बताया गया है, क्या 2003 के माध्यम से ये बताया गया है। तो देखते हैं इसको 3% कहाँ से इसको व्यापारी से मांगा जा रहा है, 7% यहाँ से रिश्तेदार और दोस्तों लोग से 7% मांगा जा रहा है। अन्य से मतलब कोई और से या अन्य से बोले जैसे अड़ोस पड़ोस सबसे 7% माना जा रहा है। 27% सरकारी समितियों से मांगा जा रहा है। मतलब 27% कहाँ का है तो औपचारिक ऋण में मांगा जा रहा है। अब 25% व्यावसायिक बैंक से और 25% ही व्यावसायिक बैंक, मतलब बोला जाए कि प्राइवेट बैंक, जैसे कोई प्राइवेट बैंक होता है उस सब से। अब भूस्वामी पर कितना 1%, मतलब कोई भूमि को अपना दाव पे लगा के क्या तो 1% ऐसा माना जा रहा है। साहूकार से 30% ऋण प्राप्त किया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा कठिन है, जो सबसे ज्यादा मतलब जब साहूकार ही है जो सबसे ज्यादा ऋण लेता है। ये 2003 के माध्यम से ये बताया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोत की एक कार्य प्रणाली की नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि ये बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नजर रखता है कि ये बैंक वास्तव में ये नगद शेष बनाए रखे हुए हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक ऋण तो औपचारिक ऋण के तौर पर देता है। और उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि बैंक जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रहता है। पिछले क्लास हम बोले थे कि लेते हैं कि 15% वो जो क्या होता है 15% वो अपने पास ही रखता है। बैंक के पास जो हम लोग पैसा जमा करते हैं वो उसका 15% वो खुद के पास रख रहा है। तो 15% खुद रख रहा है। तो आरबीआई जो होता है उस पर वो बहुत अच्छे तरह से वो देखभाल करता है। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों को और व्यापारियों को ही ऋण मोहल्ले नहीं कर रहा है, बल्कि छोटे किसान, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदार इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। और वो जो 15% बैंक रख रहा है ये और बाकी जो 85% जो बच रहा था बैंक के पास, उसका आरबीआई क्या करता था कि आरबीआई भी उस पर ध्यान रखता है कि वो जो रखा है तो ऐसा ही लोग को सिर्फ नहीं दे रहा है जिससे बैंक को प्रॉफिट हो, ऐसा लोग को भी दे रहा है जो कि गरीब को भी हो, जो किसान को भी पैसा दे रहा है कि नहीं। आरबीआई इस पर भी ध्यान अच्छी तरह से रखता है। समय समय पर बैंक द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना भी
कितना ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दर क्या है। और समय समय पर इसको ये भी बताना पड़ता है कि वो कितना किसको ऋण दे रहा है, किसको क्या कर रहा है। ये समय समय पे हर एक समय होता है कि वो अपना बैंक एक आरबीआई को बताता है। औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे एक चित दरों पर ऋण दे सकते हैं। क्या बोला गया कि औपचारिक क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं है कि उस पर कोई ऋण दे रहा है तो उस पर कोई नजर रखा है। वो इच्छित मतलब खुलेआम ऋण दे सकता है। उन्हें नाजायज तरीके से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। और उसे क्या तो छीन झपट को भी पैसा लेने का उसे अधिकार रहता है। उसको कोई रोक टोक नहीं होता है कि हम पैसा दिए हैं तो लेंगे। पर बैंक ऐसा काम नहीं कर सकता है कि वो छीना झपटी करे। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में औपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए औपचारिक ऋण कर्जदार को अधिक महंगा पड़ता ही है। औपचारिक ऋणदाता को क्या होता है कि तुलना में औपचारिक जो होता है, जो साहूकार लोग ऋण देता है, वो क्या करता है कि वो ब्याज के मूल पे वह ज्यादा ऋण लेता है, ज्यादा ब्याज देता है। जैसे कि बैंक से 10,000 रुपया लोन लिया, 10,000 रुपया लोन लेने के बाद बैंक क्या किया, हमको साल पर वो 8% का ब्याज पर लिया। पर ये हम लोग साहूकार से 10,000 का लोन लेते हैं तो वो क्या करता है कि वो मेरा मंथली पर 2% पर लेगा, पर मंथली पर लेगा। पर तो महंगा क्या पड़ रहा है, साहूकार का महंगा पड़ेगा। बैंक तो साल पर ले रहा है और साहूकार क्या कर रहा है, तो वो मंथली पर ही ले रहा है, जो बहुत महंगा पड़ जाता है। ऋण की उच्च लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदार के पास अपने लिए कम आय बचती है। जैसे कि हमने सोनपुर की एक श्यामल के मामले में देखा। कुछ मामले में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से ये भी अधिक हो जाती है। और ऋण ये जब ये अनौपचारिक में ऋण लेते हैं, अनौपचारिक में ऋण लेने के बाद क्या होता है कि हम लोग तो कुछ ऋण लिए, कोई पूंजी लगाए, कुछ बिजनेस किए, और बिजनेस में क्या करें, वो बिजनेस में कम आय होने का अवसर शिकायत आता है कि कम आय होने का चांस बना हुआ रहता है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और इसके कारण क्या, तो ऋण का भी बोझ बढ़ते रहता है। इसके ऋण का भी बोझ और बढ़ते जाता है उस पर। जैसा कि हमने सोनपुर की राम के मामले में देखा, और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। अब जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे, दो कहानी पढ़े थे यहाँ पे सपना की समस्या और त्योहार का मौसम। तो सपना की समस्या में क्या हुआ था कि ये फंस गई थी, ये खेती की थी, खेती करने के बाद वो पूरा खेती बर्बाद हो गया था। बर्बाद होने के कारण ये अपने कर्ज को पूरी तरह वापस नहीं कर पाए थे। उसी प्रकार यहाँ बोला जा रहा है कि ऋण लेने के बाद वहाँ अधिकतर आदमी फंस जाता है कि ऋण लेने के बाद वो ये साहूकार लोगों से ऋण लेने के बाद बहुत अधिकतर आदमी फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की ये अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएगा। इस पर इन सभी कारणों को देखते हुए बैंक और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देने चाहिए। इसके जरिए लोग को आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपने विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकते हैं। और इन सभी कारणों को बैंक देखते हुए वे सबको कर्ज देने का जिम्मेदार लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं करता है।
वो ऐसा ही वो देता है जो बैंक कर्ज किसको देता है, जो बैंक में कुछ रखता है कि कुछ प्रूफ रखता है कि कुछ प्रूफ मांगता है, उसको ही कर्ज देता है। और जो कि जरूरत के लिए सस्ता कर्ज ले सकते हैं। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तु का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। और क्या बोला गया कि सस्ता जब बैंक देगा ऋण, बैंक ऋण देगा तो सस्ता पड़ेगा जनता को ऋण सस्ता पड़ेगा तो वो हमारे देश का विकास के लिए और भी अच्छा पड़ेगा, अच्छा प्रभाव होगा हमारे देश के विकास के लिए। अब औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। अब हमारा टॉपिक आया क्या कि औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। हम देखते हैं अधिक 2 में शहरी क्षेत्र के लोग के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को वो दिखाया गया है। और अधिक 2 में है जो क्या, तो शहरी क्षेत्र के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में दिखाया गया है। अधिक में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि ये शहरी क्षेत्र के निर्धन परिवार की कर्ज की 85% जरूरत औपचारिक स्रोत से पूरी हो रही है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 85% क्या है कि ये 85% औपचारिक से ही आ रहा है, अनौपचारिक से नहीं, 85% औपचारिक से ही आ रहा है। नीला है जो क्या, तो औपचारिक है क्या, तो 85% औपचारिक से ही आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इस तुलना में आप शहरी इलाकों के अमीर परिवार से कीजिए, आप क्या देखेंगे, उनके केवल 10% कर्ज औपचारिक स्रोत से, जबकि 90% औपचारिक स्रोत से है। और अमीर लोगों का हम क्या देखें, अमीर परिवार का 10% ही औपचारिक है, अनौपचारिक है, और 90% क्या है, तो औपचारिक में वो है, अनौपचारिक में है वो। इसी तरह तस्वीर ग्राफीय क्षेत्र में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं में सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवार कर्ज के लिए भारी कीमत चुकाने पड़ रहे हैं। और अमीर परिवार के क्या हो रहा है कि अमीर परिवार कर्ज ले रहा है तो उसको और सस्ता में भुगतान करना पड़ रहा है, पर गरीब परिवार जो कर्जा लेने के बाद क्या हो जा रहा है, तो उसको और महंगा भुगतान कर रहा है। इस सबसे में से क्या पता चलता है, पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुछ ऋण जरूरत का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरतें औपचारिक स्रोत से पूरी होती है। औपचारिक ऋणदाताओं से के लिए गए उधार पर आमतौर पर ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। यह उधार और कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। और क्या बोला गया कि ग्रामीण परिवार का पहला औपचारिक स्रोत है जो गरीब परिवार का है कि 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरत औपचारिक स्रोत से पूरा करता है। औपचारिक स्रोत बोले तो बाकी और क्या करता है कि अपना जो कर्ज लेता है उससे पूरा करता है। औपचारिक ऋणदाता के लिए गए उधार का आमतौर से ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। और औपचारिक ऋणदाताओं के लिए क्या होता है कि आमतौर से ब्याज का दर वो बहुत अधिक होता है और उधारदाता कर्जदार को आय बढ़ाने का काम करता है। और ये जो लिए लेते हैं कर्ज हम लेते हैं औपचारिक में क्या करता है कि वो लोन का भी ब्याज भी बढ़ा देता है। इसलिए बैंक और सरकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेष कर ग्रामीण इलाकों में ये बढ़ाने की जरूरत है ताकि कर्जदार की औपचारिक स्रोत पर
घटे। और इसलिए बैंक और सरकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों से बढ़ाने की जरूरत है। मतलब बोला गया कि इसलिए वहां का जो सरकारी बैंक है, वहां के जो गरीब परिवार को भी, वहां का भी ग्रामीण इलाकों का भी ग्रामीण इलाकों को भी ऋण देने का जरूरत पड़ रहा है, ताकि कर्जदार भी औपचारिक स्रोत पर निर्भर रहे और जो कर्जदार भी जो होता है वो भी औपचारिक पर वो भी निर्भर रह सके। दूसरा यह तरफ औपचारिक स्रोत के ऋण का विस्तार होना चाहिए। ये तो दूसरा, और यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोग को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवार औपचारिक स्रोत पर ही निर्भर रहता है। यह जरूरत है कि ये औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी स्रोत ऋण का फायदा उठा सके। और क्या बोला गया कि यहाँ हम लोग जो चित्र में है, यहाँ पे हम लोग देखें कि क्या कि एक अमीर परिवार ही है जो कि औपचारिक का फायदा उठा पा रहा है, पर गरीब परिवार इसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। इसका भी बैंक को इसका सोचना चाहिए कि गरीब को भी इसका फायदा का लाभ होए। और यहाँ पे फिर से 4 क्वेश्चन आया, ये 4 क्वेश्चन को बनाइएगा, नहीं बना तो वो सर को व्हाट्सएप के द्वारा सेंड कीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन बनाइएगा और बनाइएगा। और अगला टॉपिक मेरा क्या आता है, निर्धनों की स्वयं सहायता समूह। अब मेरा अगला टॉपिक क्या है कि निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। देखते हैं, पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए ये अब अभी अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर है। ऐसा क्यों? और पिछले खंड में हम लोग क्या देखें कि ये जो गरीब परिवार है, निर्धन परिवार, वो क्या किस पर है? अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर है, अनौपचारिक पर नहीं। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्र में बैंक मौजूद नहीं है। जहां कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना औपचारिक स्रोत से कर्ज लेने से की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। और जहां तक हम देखते हैं कि हमारा भारत में ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह बैंक नहीं है, और बैंक से कर्ज लेना और अनौपचारिक स्रोत के जरिए कर्ज लेना इससे काफी कठिन है, बैंक से कर्ज लेना। जैसा कि हमने महंगाई के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणाधार की ये अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे कि गरीब बैंक ऐसे ऋण नहीं ले पाते। अब बैंक से ऋण लेने का क्या होता है कि एक सबका ओरिजिनल कागज ढूंढता है, कागज वो सब चीज का प्रूफ ढूंढता है, तभी वो ऋण देता है। और जिसके गरीब परिवार क्या ऐसा सुविधा नहीं होता है। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कागजदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरी पड़ने के पुराने ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दर बहुत ऊंची रहते हैं। लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदार को तंग करते हैं। और ये तो अब औपचारिक में देखते हैं क्या, तो औपचारिक में ऐसा कुछ नहीं होता। साहूकार पास गए, साहूकार क्या कुछ कागज पत्तर नहीं लिया, कुछ कागज उगल के नहीं, वो सीधा फेस टू फेस बात करता, आदमी को पहचानता, तो कागज पत्तर कुछ नहीं पहचानता कि कागज है, इससे हम कागज का कोई प्रूफ नहीं, आदमी का प्रूफ लेता है कि हाँ आप दे दीजिए पैसा, उस पर लेता है। पर वो क्या करता है साहूकार ज्यादा ऋण लेता है, ज्यादा ब्याज पर वो पैसा देता है। और तो और की कर्जदार साहूकार से कर्ज लेने के बाद क्या होता है कि हम पहला कर्ज उसको अदा भी नहीं किया, पूरा कर्ज को दिए भी नहीं है, और जाके दूसरा कर्ज हम लोग और ले लेते हैं।
दूसरा कर्ज भी ले लेते हैं। महाजन ब्याज की दर बहुत ऊंची रखते हैं और महाजन जो था ब्याज का दर बहुत ऊंचा रखता है। लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदार को तंग करते हैं। और लेन देन का पूरा करता भी नहीं है और महाजन को तंग करता है कि पैसा वापस करो। हाल के वर्षों में लोगों के गरीब को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्र की गरीब विशेषकर महिला को छोटे छोटे स्तर सहायता समूह के संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने के आधारित है। एक विशेष स्तर सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए ऐसे लेकर 100 रुपए तक 100 रुपए या अधिक हो सकते हैं। क्या बोला गया कि कि एक विशेष स्तर सहायता समूह में एक दूसरे से पड़ोसी से 15 से 20 सदस्य होते हैं। वहाँ के में क्या 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियम के अनुसार प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से 100 रुपए तक के बचत करना चाहता है। वहाँ सब एकजुट में हो जाता है। 15-20 आदमी जब कर्ज लिया एक मीटिंग बनता है। मीटिंग बनने में क्या एक मीटिंग बनाया 15 से 20 आदमी का, उसमें जाके कर्ज लिया, साहूकार से कर्ज लिया। कर्ज लेने के बाद वो क्या है कि 15 से 25 रुपए से 100 रुपए तक का अपना बचत करता है कि साहूकार को अपना पैसा सही टाइम पर वापस कर सके। यह परिवार की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। और ये कहना परिवार का जो बचत होता है उस पर उसका क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कितना रुपया बचा रहा है। अपना सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। सदस्य अपने जरूरत को पूरा करने के लिए क्या तो छोटे समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। समूह अपने इन कर्जों से ब्याज लेता है, लेकिन साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम लेता है। साहूकार से भी जो ब्याज लेता है, साहूकार भी क्या तो जितना बहुत ज्यादा रकम पर ब्याज लेता है। 1 या 2 वर्ष के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इनका मकसद सदस्य के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना है। और ऋण लेने के बाद क्या होता है कि ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। ऋण क्या तो एक समूह का नाम होता है। जैसे ग्रुप बना, किसी का भी एक ग्रुप बनता है, क्या एक ग्रुप का नाम बना के ऋण दिया जाता है। एक ग्रुप का नाम बना के वो 15-20 आदमी ग्रुप बना तो ग्रुप का एक नाम दिया जाता है कि इस ग्रुप का ये नाम है और ये सब एक जगह पैसा इकट्ठा करके हमें पैसा दे, ऐसा कुछ अवसर लगा के वहां पे किया जाता है। उदाहरण के लिए सदस्य को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए एक कार्यशील पूंजी की जरूरत है। बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए एक घर बनाने, सिलाई की मशीन, कर, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। और उदाहरण के लिए क्या तो संपत्ति ने ऐसा कर्ज क्यों दिया जाता है तो बीज, खाद, मतलब कुछ बीज खाद के ऐसा ही के लिए कुछ जरूरत के मंद के लिए ऐसा कर्ज लेने का होता है। देखिए यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया इसी तरह का मीटिंग में बैठा गया, इसी तरह का मीटिंग बैठाया जाता है और मीटिंग बैठाने के बाद इस मीटिंग का एक नाम रखा जाता है। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह उनके सदस्य इस तरह लेते हैं। और क्या बोला गया कि बचत और ऋण गतिविधियों
ये ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय ये समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। और ज्यादातर यहाँ का जो होता है कि समूह में जो और मनुष्य होते हैं, और जो आदमी होते हैं, वो खुद ही इसका निर्णय लेता है। समूह दिए जाने वाले दिन उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस और लौटने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की ही होती है। और इस ऋण को वापस भी लौटाने का किसका, तो यहाँ का जो मीटिंग होता है, इसे सबका एकजुट में होता है। साहूकार ने लोगों एक मीटिंग में बना के दिया, और साहूकार को चाहिए पैसा, तो एक बार में सबको इतना वो पैसा दिया, एक बार में सबको एक साथ इतना पैसा को चाहिए भी, सब एकजुट में ही पैसा देता है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीर से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे अपने एक को स्वयं सहायता समूह से संगठित कर लेते हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणदार नहीं होते हैं। और क्या होता है कि वहां पर ग्रुप में कि कोई एक भी ऋण नहीं दे रहा है, एक भी ऋण नहीं देगा तो क्या, तो और भी जो सब होता है सब भी उस पर जोर डालता है कि ऋण दो ऋण दो, सब चिंतित हो जाता है कि ऋण वहां का सबका एक साथ देना चाहिए। और इसके बाद बोला जाए कि इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदार को और ऋणदार की कमी की समस्या भी ऐसे उदारने की से मदद करते हैं। और इस प्रकार क्या, तो ऋणदाता जो ऋण देता है उसको भी मदद मिल जाता है। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाते हैं। और जो ऋण देते हैं उसको एक सही समय पर उसको ऋण मिल जाता है। इस अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्र ऐसे गरीब को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिला आर्थिक रूप से ये स्वयं लंबी हो जाती है, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषय जैसे स्थायी में पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती है। और वहाँ एक समूह बैठता है, वहाँ समूह में बैठा था औरत का भी एक दिन बैठता है कि दिन होता है कि ये दिन में बैठा गया, वो दिन में बैठ के एक तारीख और एक दिन बनता है कि वहाँ पे उस तारीख को जाके सब एकजुट में पैसा जमा करे, एकजुट में पैसा जमा करके एकजुट में ही जिससे ऋण लिया जाता है, कर्ज साहूकार को ऋण वापस करे, उसे क्या होता है कि ऋणदाता को भी थोड़ा हेल्प मिलता है, उसको भी प्रॉफिट होता है। अब मेरा यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है कि बंगाल का ग्रामीण में येलो कलर का जो यहाँ पे बना हुआ है बंगाल का ग्रामीण बैंक, उसे खुद से पढ़िएगा। ये एक स्टोरी बनाया गया है, जो स्टोरी बहुत अच्छा सुंदर से समझाया गया है, खुद से पढ़िएगा अच्छा समझ में आएगा। और दूसरा टॉपिक है सारांश। अभी सारांश पढ़ते हैं कि इस अध्याय में हमको क्या मिला है, क्या गुण था ऋण के बारे में, इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। इस अध्याय में हमें मुद्रा की आधुनिक रूप और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंध को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंक से रखते हैं, दूसरी तरफ जमाकर्ता बैंक से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है, जैसे कि हमने ये देखा ऋण एक सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बेहतर कर सकती है। और जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा कि कभी हम लोग बैंक को पैसा जमा कर रहे हैं, कभी हम लोग बैंक से ही कर्ज ले रहे हैं, और कर्ज लेने के बाद कुछ ऐसा परिस्थिति आ रहा है कि किसी का परिस्थिति पूरा बिगड़ जा रहा है, किसी का परिस्थिति बहुत अच्छा सुधर जा रहा है। ऋण विभिन्न स्तरों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाता से
ऋण की शर्त इससे बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक ऋण ऐसे ऋण लेते हैं, जबकि गरीब को अब भी औपचारिक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋण में वृद्धि हो ताकि महंगे औपचारिक ऋण पर निर्भर कम हो। साथ ही बैंक को आज सरकारी समस्याओं इत्यादि में गरीब को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरत है। और हम क्या देखें कि स्टोरी में है कि अमीर परिवार और गरीब परिवार में, अमीर परिवार को क्या हो रहा था कि औपचारिक ऋण उसको प्रदान किया जा रहा था, पर गरीब परिवार को औपचारिक ऋण नहीं हो रहा था। गरीब परिवार अभी भी क्या कर रहा था कि अनौपचारिक ऋण ही का पालन कर रहा था। अनौपचारिक ऋण में और गरीब परिवार को अनौपचारिक ऋण से बहुत महंगा पड़ रहा था। गरीब परिवार अमीर परिवार को औपचारिक से कुछ महंगा पड़ ले रहा था, ज्यादा उसका ब्याज, जितना ऋण ले रहा था उससे उसको ज्यादा ब्याज देना नहीं पड़ रहा था। पर गरीब परिवार को ऋण लेने के बाद क्या हो रहा था कि उसको बहुत ज्यादा मात्रा में उसको ब्याज देना पड़ रहा था। और अब लगा क्या कि यही दोनों कदम विकास का लिए जरूरतमंद हो सकता है। और यही जो दोनों कदम है, जो औपचारिक और अनौपचारिक, यही दोनों कदम हमारे विकास के लिए एक जरूरत के लिए बहुत जरूरी हो रहा है। अब यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यास में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन आंसर है? 13 क्वेश्चन आंसर है। 13 क्वेश्चन आंसर है। और इधर हम क्वेश्चन आंसर दिए हैं 3, 4 और यहाँ 4, 3, 7। इधर हम क्वेश्चन आंसर में 7 क्वेश्चन आंसर दिए और इधर 13। सब क्वेश्चन आंसर को बनाइएगा और जो नहीं बना वो सर के व्हाट्सएप पे दीजिएगा, ये सर के व्हाट्सएप पर शेयर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आंसर नहीं बना, तो नेक्स्ट क्लास हम उसको और अच्छे ढंग से इसको समझा के आपको इसका आंसर बता देंगे। और इस लेसन को पूरा हो गया और इस लेसन को 2 बार खुद से रीड कीजिएगा। 2 बार रीड करने के बाद तीसरा बार रीड करते समय इसमें से एक पॉइंट आंसर मिलेगा, पॉइंट क्वेश्चन मिलेगा। उस क्वेश्चन को अपने नोट कॉपी में नोट कीजिएगा और नोट करने के बाद उसको लर्न कीजिएगा। और न करने के बाद आपको आशा है कि टोटल क्वेश्चन आंसर का आपको आंसर मिल जाएगा। और अभी का टाइम पे ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा, ज्यादा टाइम का वेस्ट मत कीजिएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट करने से आपका ही लॉस है। आपको पता है कि ये 10 का पढ़ाई है, 10 का पढ़ाई में इन्हें ज्यादा नंबर लाना जरूरी है। हमारा कोचिंग का पिछले आप लोग को ही पता है कि 89% को क्रॉस करना है, 90 प्लस लाना है। 90 प्लस लाने के लिए आप लोग अच्छा मेहनत कीजिए कि हमारा कोचिंग भी 90% देख पाए। और पूरा क्वेश्चन आंसर बनाने का कोशिश कीजिएगा, सब बन जाएगा। थैंक यू।